सेहत से जुड़ी और बीमारियों से जुड़ी इस प्रोग्राम जिसका नाम है सेहतमंद ज़िंदगी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। और हम खदीजा टीवी पर आपके सेहत से रिलेटेड मुख्तलिफ अमराज के बारे में गुफ्तगू करते हैं और उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको रूबरू कराते हैं। आज फिर हमारी खुशनसीबी कि हम इस वक्त इराज मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और आज का टॉपिक हमारा कार्डियोलॉजी से रिलेटेड यानी हार्ट की, दिल की बीमारियों से रिलेटेड है। हम दिल की उन तमाम बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिससे एक शख्स मुतासर होता है और यहाँ तक कि कभी कभी इसमें मौत भी वाक़ हो जाती है। हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए इराज मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद मीर साहब हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और दिल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में उनसे हम कुछ सवालात करेंगे जिसके वो जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खैर मकदम। जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने हमें जो है इस प्रोग्राम में बुलाया ताकि लोगों को जो है हार्ट की बीमारियों के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर बशीर अहमद मीर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एरम मेडिकल कॉलेज, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जिसमें हर डिपार्टमेंट के शोबे के साथ साथ एक मॉडर्नली इक्विप्ड जो है हमारे पास कार्डियक सेंटर है जिसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और हमारे पास जो है CVTS डिपार्टमेंट जिसमें बाईपास सर्जरियाँ होती हैं, उसमें जो है हर किस्म की जो सर्जरियाँ कार्डियक सर्जरियाँ हैं, डॉक्टर खालिद इकबाल उसके हेड है। हम लोग एक बिलीव करते हैं टीम मैनेजमेंट में, जो टीम अप्रोच होता है पेशेंट्स वेलफेयर के लिए, हम इकट्ठे काम करते हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तारुफ अपनी ज़बानी दे दिया। तो नाज़रीन, यकीनन हमारी खुशनसीबी इस वजह से है क्योंकि आजकल जो दौर है वो हार्ट से रिलेटेड उन नौजवानों को भी ये दुश्वारियां आ रही हैं जब कभी हम तसव्वुर नहीं करते थे। उसी चीज़ को लेकर आज हम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि हम जब भी हार्ट की किसी भी बीमारी को देखते हैं तो कभी कभी हमें वक्त नहीं मिलता है। सीने में दर्द होना, इसको जो हम आम लैंग्वेज में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एंजाइना, ये क्या होता है और कैसे ये होता है? दरअसल जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके एक्चुअली नसों के अंदर जो हम कहते हैं आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर असल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जिस कोलेस्ट्रॉल की जमा होने के बाद जो है उसमें जो है ब्लड जब मसल को जितना चाहिए वो कम मिलता है। ख़ास तौर पर जब वो वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या उनके अंदर कभी एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, उस दौरान हार्ट को जो है ज़्यादा तेज़ी से चलता है, तो उस टाइम हार्ट को ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चलती है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स के अंदर जो है डैमेज होना स्टार्ट होता है और उससे पेन होती है और उसी को हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा बताया। अब हम इसके सिम्टम्स तो आपने बताया कि इस तरीके से होता है। जी। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या एक आदमी महसूस करे? कभी कभी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये गैस्ट्रिक ट्रबल है या ये एंजाइना है, तो इन दोनों में फ़र्क कैसे एक आदमी ये महसूस करे कि हमें एंजाइना हो रहा है? बेसिकली ये जो एंजाइना है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो हम एज़ पर यूरोपियन सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के डिफिनेशन में माना जाता है। एक तो ख़ास जो है लोकेशन होती है इसकी, जो इसकी ख़ास लोकेशन होती है लेफ़्ट साइड जो है हार्ट, जो पेक्टोरियल मसल बोलते हैं, ये वहाँ से दर्द स्टार्ट होता है और फिर ये लेफ्ट बाजू में जाता है। तो एक तो ये है इसका जो है लोकेशन जिसे बोलते हैं, या कभी कभी जो है सबस्टर्नल एरिया में रहता है और फिर ये रेडिएट करता है हाथ में, और कभी कभी ये जाज में भी जाता है, रेडिएट होता है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इंसान अगर ये स्टेबल एंजाइना हो या जिसको क्रोनिक स्टेबल एंजाइना होता है, और अक्सर ये तब होता है जब इंसान चलता है या एक्सरसाइज करता है तब होता है, और अगर पेशेंट जो है रेस्ट करे या वो नाइट्रेट की टेबलेट लेता है तो ये पेन रिलीफ होती है। तो ये कुछ इसमें ख़ास चीज़ें हैं। एक तो टिपिकल चेस्ट पेन होती है, लोकेशन होती है और रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं, तो तब ये हम कह सकते हैं ये जो है हार्ट की वजह से ही दर्द होता है। और कुछ पेशेंट होते हैं जैसे डायबिटीज़ होते हैं, उनको जो है कभी कभी बराबर वही एंजाइना जो दर्द होता है ऐसा नहीं होता है, उनके वो डिफरेंट फील करते हैं, जैसे सांस फूलना, तो उनको बोलते हैं हम एंजाइना इक्विवेलेंट।
कभी कभी जो पेशेंट को जब वो चलता है सांस फूलती है चलने की वजह से, फिर उसको जो रुकता है तो फर्क होता है, तो वो भी एक किस्म का एंजाइना ही होता है, जो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ पेशेंट या एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं उनमें ऐसा होता है। चलिए, एंजाइना के बारे में बताया, कभी कभी स्वेटिंग आती है और कोई एक बंदा, इसमें डॉक्टर साहब मेरा जो सवाल ये है कि क्या किसी ख़ास उम्र में ये प्रॉब्लम हो सकती है, और उसमें भी डायबिटिक के बारे में आपने बताया, ब्लड प्रेशर इसमें कितना अहम रोल अदा करता है? देखिए, ये एक्चुअली बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और जो इंडिया हमारे जो है जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक कैपिटल इंडिया को बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है डायबिटीज़ की काफ़ी पॉपुलेशंस हैं, और साथ साथ में जो ये डायबिटीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। इसके साथ साथ बाकी रिस्क फैक्टर भी, ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर मोटापन आ जाता है, वेसल्स के अंदर मोटापन आ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइपरटेंशन भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह डिस्लिपिडीमिया, जब आपके अंदर जो है ब्लड में चर्बी ज़्यादा हो, और सिगरेट स्मोकर्स ख़ास तौर पर जो है सिगरेट स्मोकिंग जब करते हैं उसके अंदर भी वेसल्स में ब्लॉकेज होते हैं। हम इनको बेसिकली कभी कभी क्लासीफाई करते हैं मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मिसाल के तौर पर मेल्स जो होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होते हैं हार्ट की डिजीज़ का कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन होता है जो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है, उसकी वजह से उनको जो है हार्ट डिजीज़, जब तक उनका मीनोपॉज, जैसे मतलब वो लेडीज़ का एक टाइम होता है, उसके बाद जो पीरियड्स कम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो है फीमेल और मेल का एक ही रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन तब तक जो एस्ट्रोजन निकलता है प्रोटेक्ट करता है फीमेल्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिस्क फैक्टर्स जो है ये एक जो है अहम जो है रोल करते हैं हार्ट डिजीज़ के अंदर। ये बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और दिल से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड हम बीमारियों में ख़ास तौर से एंजाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद मीर साहब। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये एंजाइना कभी कभी किसी बंदे को पता ही नहीं चलता, अब उसमें लेके ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल फिट है, एक्सरसाइज भी वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको एकदम से आ जाता है तो घर वाले यानी जो घर माहौल, जो घर के आसपास के लोग हैं, उनको पहली उसमें जो फर्स्ट एड कहते हैं वो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे हिसाब से, जो एक मेडिकल साइंस के हिसाब से सबसे पहले हमें देखना है अगर पेशेंट के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या फैमिली हिस्ट्री है, डिस्लिपिडीमिया मतलब चर्बी है ब्लड के अंदर ज़्यादा, तो हमें कम से कम हर साल में एक बार अपने ब्लड टेस्ट और एक बार हमें जो है एक हेल्थ कार्डियक चेकअप करना चाहिए, जिसमें हम पेशेंट्स को कभी ट्रेडमिल कराते हैं, इको कराते हैं, दूसरे इन्वेस्टिगेशंस। तो अगर ऐसे अर्ली फैक्टर्स पेशेंट के अंदर होते हैं तो उसको उसके हिसाब से जो है रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन की जाती है। जैसे उसको ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जाता है, डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, आपने बताया कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनको कभी कुछ भी सब एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं होता है, तो लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो उनमें एक्चुअली जेनेटिक्स का भी एक अच्छा रोल होता है इसमें। बहुत सारे जो पेशेंट जीन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हार्ट अटैक्स के अंदर, उनमें जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सिमिलरली आपके डाइट के अंदर, डाइट का जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है कि पेशेंट जो है डायबिटीज़ है वो फिर भी जो है कंट्रोल नहीं कर रहा है डाइट के अंदर, या डिस्लिपिडीमिया चर्बी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो उनकी जो ट्रीटमेंट जो डाइट है वो भी ऐसी खा रहा है जिसकी वजह से उनकी जो डिजीज़ में प्रोग्रेशन होता है, या नमक ज़्यादा खा रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक वो बेसिक लेवल पे उसको कंट्रोल ना करे, और मैंने जैसे बताया कि वो हर साल में कम से कम एक बार हेल्थ अपना चेकअप कराए, ब्लड टेस्ट कराए, तो उससे हम प्रिवेंट करते हैं रिस्क फैक्टर में। अब अगर इनको घर में जैसे हार्ट अटैक हो गया किसी पेशेंट को, तो उसको सबसे पहली चीज़ ये है कि वो कोशिश करे घर में अगर डिस्प्रिन हो टेबलेट, अक्सर मुझे लगता है हमारे घर में रहनी चाहिए एक किट जो है डिस्प्रिन वगैरह टेबलेट रखनी चाहिए। तो उसको जीभ के नीचे रखा जाता है, या हमारे पास टेबलेट आते हैं, नाइट्रेट्स की टेबलेट आती है, वो जीभ के नीचे रखते हैं, तो उससे जो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चेस्ट पेन को हम जो है अवॉइड नहीं करनी चाहिए, इसको तुरंत हॉस्पिटल में एक बार दिखाना चाहिए, ECG करना चाहिए, ताकि जो है पेशेंट अगर अर्ली हार्ट अटैक हो
हो तो उसको डिटेक्ट करके उसका बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए उस टाइम। जी डॉक्टर साहब, अब इसमें सवाल जो होता है कि कभी कभी कुछ सवाल आते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मसलन बहुत सा सवाल ये आता है कि कई जर्नल्स में ये लिखता है कि दांतों के अंदर जब आदमी को पायरिया डेवलप होता है और वो उसकी सही से देखभाल नहीं करता अपनी, तो क्या ये वायरस हार्ट के लिए और ख़ास तौर से हार्ट की प्रॉब्लम्स को और आगे बढ़ा देता है? नहीं, वो बेसिकली एक डिफरेंट कंडीशन है। जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक कंडीशन होती है। बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, वैल्व के अंदर डिजीज़ है। उनमें अगर जो है दांत के अंदर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एक बैक्टीरिया होता है, तो उनमें अगर आप दांतों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो उसकी वजह से उनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो उनको हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे उनको जो है एमॉक्सिलिन दिया जाता है या दूसरी चीज़ें जाते हैं। जब भी उनको अगर कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल जो यूज़ करने हो, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, तो उस टाइम उस प्रोसीजर से पहले उनको 2-3 दिन प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है ताकि इनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ना हो, जो भी एक जानलेवा बीमारी है जो जिससे इंसान मर सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, आज के दौर में अगर देखें, हम कोविड-19 के दौर से गुजरे हैं और वो दौर देखा है, उसके बाद से ये है कि किसी बंदे को जो कोविड पॉजिटिव रहा हो और उसमें हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो ये क्योंकि हमारा अंजाना से बिल्कुल अलग सवाल है, तो क्या ये प्रॉब्लम उसके साथ को रिलेट करती हैं, और अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाए? हमने कोविड के दौरान बहुत यंग लोगों को देखा एमआई होते हुए। उसका हमने जब लिटरेचर से देखा तो उसमें खास ये हुआ था, ये वायरस जो है इंसान की जो सर्कुलेशन के अंदर जो है क्लॉटिंग भी प्रोड्यूस कर रहा था। उस टाइम हमने बहुत सारे जब यंग पॉपुलेशन के लोग, उस टाइम जैसे मैं एस्कॉट्स में था, उस टाइम हम लोग जैसे भी हार्ट अटैक यंग आते थे तो हम उनको एक दूरबीन के ज़रिए देखते थे, जैसे ओसीटी उसको बोलते हैं। उससे हम अंदर देखते थे कि क्लॉट जो बना है ये क्या पेशेंट को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ थी जिस पे ऊपर क्लॉट बना है। तो उस टाइम हमने देखा कि अक्सर पेशेंट जो है उनको कोई हार्ट की डिजीज़ नहीं थी, बल्कि क्लॉट जो है बना है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन हो जाती है इस बैक्टीरिया की वजह से, जो एक जो ब्लड के अंदर जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा बन जाता था, जैसे क्लॉट बन, उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। उसके मजीद जो है बहुत सारे पेशेंट जो हैं जिनको मायोकार्डाइटिस हुआ, जैसे मसल्स हार्ट के अंदर डैमेज हो गई, इसकी जो रिएक्शन कर रहा था। और बाद में पोस्ट कोविड स्टेटस में ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए थे जिनको पहले मायोकार्डाइटिस हुआ, अब वो बहुत सारे रिकवर भी नहीं हुए, और उनको हम जो है वही जैसे हार्ट फेलियर मैनेजमेंट करते हैं उसी तरह मैनेज करते हैं। ये चीज़ें हुई है कोविड के अंदर, और उसकी कुछ सुकैली हमारे पास रही है। जैसे बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हुई कोविड एमआई की वजह से। कोविड की हमारे जो है एक हमारी फैमिली के अंदर जो हमारा एक डॉक्टर साहब थे, तो उनकी डेथ हुई कोविड की वजह से। मतलब कोविड हुआ उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी सडन कार्डियक डेथ हो गई। तो ये चीज़ें हुई कोविड के अंदर इसकी वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। क्योंकि अब सेल्फ मेडिकेशन का जहाँ तक है, कार्डियक पेशेंट के लिए जहाँ उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आदमी किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन लेता है, उससे कितना बचना चाहिए? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन बहुत सारे, मैं ये बात हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन अच्छा चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो है जब एक जो पेशेंट्स होते हैं उनको ना कुछ डायग्नोसिस पता होता है, ना वो जो है किसी अच्छे डॉक्टर को, हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। बहुत सारे लोकली में जो जिनको हम जोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो लोग उनको दिखाते हैं और वो लोग ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिसकी वजह से इन पेशेंट को जो है प्रॉब्लम है। जैसे एस्पिरिन स्टार्ट किया तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। अब हम जैसे पहले हम एट्रियल फिब्रिलेशन में एस्पिरिन देते थे, अब वो भी बंद किया जो है यूरोपियन सोसाइटी कार्डियोलॉजी ने, क्योंकि उससे क्या होता है ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है। इसी तरह प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में भी इसका काफ़ी कम रोल हो गया है एस्पिरिन देना। सो बहुत सारे लोग ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे हार्म ही होता है पेशेंट को, और उसको कोई डिजीज़ भी नहीं होती है। हमने पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ओपीडी में, हम लोग उनको जो है इवेलुएट करते हैं, डीएमटी कराते हैं, इको करते हैं। जब वो नेगेटिव होता है हम उनको बंद करते हैं दवा, बल्कि ये बहुत हार्मफुल भी है पेशेंट के लिए। गैस्ट्राइटिस हो जाता है, पेशेंट को जीआई ब्लीड हो सकता है एस्पिरिन की वजह से, उसको जो है कहीं भी जो है बॉडी में ब्लीडिंग हो गई, या अगर वो गिर गया एंटीकोगुलेंट एंटीप्लेटलेट खा रहा है तो उसकी वजह से ट्रामा हो जाता है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, या मेनोरेजिया लेडीज़ के अंदर ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अननेसेसरी मेडिकेशन खाना ज़रूरी, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए। किसी पेशेंट को ये फील होता है कि उसके ब्लड में चर्बी ज़्यादा है, तो क्या खुद से वो कोई एंटीकोगुलेंट ले सकता है टैबलेट?
नहीं, एंटीकोगुलेंट तो नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर उसको लिपिड प्रोफाइल, जैसे बड़ा डिसलिपिडीमिया जिसके बोलते हैं, बेसिकली जो डिसलिपिडीमिया है ये एक रिलेटिव चीज़ है। मान लीजिए एक आदमी है, यंग है, और उसको लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लेकिन उसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उस पेशेंट को हम सिर्फ एक्सरसाइज बोलते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, डाइट मॉडिफिकेशन करिए, उससे उसका इंप्रूवमेंट होता है लिपिड प्रोफाइल। ऑन द अदर हैंड, अगर यही पेशेंट डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या इसके अंदर बहुत सारे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है उसको, तो वहाँ आपको जो है डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। जैसे अगर पेशेंट को ऑलरेडी स्टेंट लगा है और इसके अंदर लिपिड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हमारा टारगेट जो इंडिया के अंदर है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 35। अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए 100 है और उसको स्टेंट लगाया, तो हम इंटेंसिव जो है स्टैटिन थेरेपी देते हैं, जिसमें हम लोग जो है स्टैटिन का डोज हाई डोज देते हैं। अगर उससे इम्प्रूव नहीं होता तो हम दूसरे ड्रग्स लाइक एजिटिमाइब होता है या PCSK9 इनहिबिटर्स, इनको अप्लाई करते हैं ताकि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाए, नहीं तो दोबारा हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है उसमें। तो ये एक रिलेटिव चीज़ है, ये एक अलग चीज़ नहीं है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। यहाँ यंग आदमी है, उसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज बोलते हैं, ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है उधर। एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, उससे वो इम्प्रूव हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप बहुत यंग बच्चे हैं, जिनको बच्चा कहा जाए, क्योंकि 17, 18, 20, यानी इवन अभी कुछ एक दिन पहले ही एक स्कूल में बहुत यंग बच्चा, उसको MI आया। तो ये कॉज किस वजह से? यहाँ पे जो मिथ है उसको भी एक कहा जा रहा है, जो एक सर्कुलर होता है कि आदमी सोशल मीडिया पे, कि कोविड की जो वैक्सीन है उसके बाद से भी ये प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। देखिए, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कोविड की वैक्सीन की वजह से, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को लगा है। लेकिन जो ये जैसे आप बता रहे हैं बच्चे के, ये डिपेंड करता है बेसिकली एज क्या है। बहुत सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा मर गया उसको सिर्फ MI हुआ हो। हार्ट के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होते हैं जिनको चैनलोपैथीज बोलते हैं, एरिथमियास होते हैं, जिसके या कॉन्जेंटली एबनॉर्मल हार्ट होता है किसी के अंदर, उसकी वजह से भी बच्चा मर सकता है। वो तो ऑटोप्सी अगर की जाए तब ही पता सकता है कि बेशक बच्चा जो मरा है क्यों मरा है। यूजुअली बच्चों के अंदर जो है हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरते, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत जैसे यंग बॉयज़ होते हैं, जैसे 14 साल, 15 साल, 16 साल के बाद जो है कुछ लोग ड्रग अब्यूज़ होते हैं, उनको हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है। जैसे कोकीन यूज़ करते हैं वो लोग, या कुछ ऐसी मेडिकेशन करते हैं जिसकी वजह से आर्टरीज कंस्ट्रक्ट होती है या उनके अंदर कोगुलोपैथी होने का खतरा होता है, वो लोग जो है कह सकते हैं। बच्चे जो यूजुअली जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, उनके अंदर कुछ और जो है हार्ट की बीमारियाँ, एरिथमियास, चैनलोपैथीज, बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो बचपन में हो और उसकी वजह से वो उनकी डेथ हो गई हो। डॉक्टर साहब, हम इस पर बात करेंगे ज़रूर बच्चों की बीमारियों में, जहाँ तक उसके जो हार्ट में सुराख होता है, हम आपसे कभी वक्त लेते हैं और इस पर डिस्कस करेंगे। अभी सवाल यहाँ पे उठता है कि आज के दौर में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कुछ इससे पहले वाला सवाल में, कि यंग लोग जो अभी ट्रेडमिल पर कर रहे हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या ये एक्सरसाइज के साथ साथ जो प्रोटीन डाइट्स या सब्सटेंस ले रहे हैं प्रोटीन्स का, ये भी नुकसानदेह होता है, या स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसके लिए ये क्या बताएंगे? जो एज प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं। सिर्फ जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनसे बेसिकली बहुत सारे, जो हमने खुद भी जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वहाँ पे जब हम बात करते हैं लोगों के साथ, तो बहुत सारे लोग जो है इंजेक्शंस लेते हैं, बहुत सारे किस्म के स्टीरॉइड्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं अपनी मसल्स को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो हार्मफुल होते हैं। उनमें सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपके हार्ट के ऊपर ये वो हार्मफुल हो, वो जो है बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी हार्म कर सकते हैं। जैसे आपकी लिवर के अंदर डैमेज कर दिया, या आपके जो है किडनी को डैमेज कर दिया, और हार्ट को तो है ही उसका इफेक्ट, क्योंकि स्टीरॉइड्स की वजह से क्या होता है कि हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। बंद हो गया और उसके बाद आर्टरी काफ़ी टाइट है, ब्लॉकेज है 80% 90%, और उसके बाद उसने तुरंत हैवी वेट लिया, तो वो पेशेंट जो है ये उनके अंदर हार्ट अटैक हो के डेथ हो सकती है, ऐसा हो जाता है। सो स्टीरॉइड जो है बहुत हार्मफुल है, ये यूज़ नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पर जो बैड हैबिट्स हैं, ख़ासतौर से आज के इस हमारे एरिए में, जो हम जहाँ से ज़्यादा, आपने भी देखा होगा कि टोबैको और उसके साथ साथ वो शराब पीना, या इसके साथ साथ और भी कुछ नशे हैं,
तो ये हार्ट के लिए कितने नुकसानदेह होते हैं? देखिए ऐसा तो शराब के बारे में ये है कि बहुत सारे कुछ वाइन्स होते हैं, जैसे रेड वाइन है, वो इतनी हार्मफुल नहीं होते। अगर एक लिमिट में कोई भी शराब ली जाए तो वो एज सच कोई हार्मफुल नहीं होते कॉर्नरी आर्टरीज के लिए। हालांकि जो है अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में शराब लिया जाता है तब तो वो कार्डियोमायोपैथी करता है, जैसे मसल्स के अंदर जो है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर एक लिमिट के बाद बाकी जो स्मोकिंग है ये बहुत ही हार्मफुल है, या क्योंकि ये इसके अंदर बेंजीन साइक्लोबेंजीन जो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं जो आर्टरीज के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट में जो है काफ़ी दिक्कत हो सकती है, जो है हार्ट अटैक हो सकता है। इनफैक्ट जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हम जब एंजियोग्राफी देखते हैं तो हम एंजियोग्राफी अगर आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं वो तुरंत बता सकता है कि ये आर्टरीज किसकी है, क्योंकि ऐसे आर्टरीज लगती हैं अंदर जैसे मॉथ ईटन होती हैं। आपको लगेगा कि जैसे मॉथ ईटन आर्टरीज है, ऐसे खराब बहुत डैमेज्ड आर्टरीज होती हैं उनके अंदर, जो स्मोकिंग करते हैं या जो डायबिटिक होती है। बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा हर जगह आपको देखेंगे जो इनकी वजह से, इन कंपाउंड स्मोकिंग और डायबिटीज़ जो है, या जो दूसरे जो स्टीरॉइड्स है या टबाको जो चीज़ें जो यूज़ करते हैं काफ़ी डैमेजफुल, स्पेशली स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है जो इंसान के लिए, हार्ट के लिए तो स्पेशली। तो डॉक्टर साहब आप सवाल करते हैं हम जो आजकल डाइट के ऊपर, क्योंकि ये डाइट बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और क्योंकि हम लोग ज़्यादातर खाने वाले बहुत रिच डाइट खाते हैं, तो डाइट के ऊपर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ास तौर से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा लेना जो हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं? बेसिकली देखिए डाइट जो है ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। इसमें जैसे बहुत सारे जो बिलीव करते हैं कि जो डाइट है जैसे उसमें आप जो है मीट या फैटी चीज़ें जो खाएंगे उससे इंसान को काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी दिखा है कि जो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स रिच ज़्यादा डाइट वो ज़्यादा हार्मफुल होता है कि आप प्रोटीन रिच डाइट खाइए। बहुत सारे जो स्टडीज़ में ये भी दिखाया कुछ स्टडीज़ में कि इवन आप अगर फैटी चीज़ें भी खाएंगे वो इतना हार्मफुल नहीं होता है जितना आपको कार्बोहाइड्रेट जो है। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मेरे हिसाब से ये है कि एक इंसान एक स्ट्रिक्ट डाइट खाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन्स को या फैटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे तो उससे आपके अंदर डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक आई थिंक मतलब एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए जिसमें एक इंसान जो है एक हर चीज़ की एक मिकदार हो, इक्वल क्वांटिटीज़ हो, ऐसे तब वो हार्मफुल नहीं हो। हाँ कुछ चीज़ें अवॉइड करने, जैसे बहुत ज़्यादा इंसान मीठी चीज़ें, डायबिटीज़ है तो वो खा रहा है, मीठी चीज़ें भी खा रहा है, अनकंट्रोल खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड। चलिए अब आखिर में बिल्कुल मैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है डॉक्टर साहब, आखिर में बात करते हैं हम कि एक्सरसाइज के ऊपर, कि जब और एज फैक्टर को दोनों को कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे कैसे एक्सरसाइज की कितनी की जाए ताकि हार्ट भी उसी तरह से काम करे जो उसको एक अच्छे और एक स्वस्थ इंसान के लिए होता है। देखिए एक्सरसाइज तो इंसान को हैबिट बनाना चाहिए बचपन से ही कि वो एक जो है एक्सरसाइज अच्छा खासा एक्सरसाइज करे, कम से कम 1-2-3 घंटे वो एक्सरसाइज करे। और जब अगर यंग है तो वो रनिंग करे। जब देखिए एक्चुअली हम लोग ट्रेडमिल भी करते हैं तो हम उसमें मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल बनाते हैं कि एक जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उनको हम एक लिमिट तक ही एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अगर एज ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है, तो उनको जो है एक्सरसाइज 1-2 घंटे जो है सुबह 40 मिनट्स और शाम को 40 मिनट्स जो है एक ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो काफ़ी जो है इससे आपके अंदर जो फैट होता है वो जो है यूटिलाइज होता है, और आपके अंदर जो है कॉर्नरी जो पेशेंट्स के अंदर होता है वो काफ़ी इम्प्रूव दिखाती है। और कैपेसिटी, चूँकि एक्सरसाइज कैपेसिटी होते है तो एनारोबिक जो एक बॉडी के अंदर एनारोबिक सर्कुलेशन और एक ये सारी चीज़ें जो काफ़ी बेनिफिशियल होती है पेशेंट्स के लिए, इंसान के लिए ओवरऑल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतनी इन्फॉर्मेटिव ये कन्वर्सेशन जो रहा जो हम लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर बशीर अहमद मीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इराज मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। और हम इनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे अगला एपिसोड जो हो वो बच्चों से रिलेटेड, ख़ास तौर से वो उन इन्फेंट बच्चों के लिए जिनके दिल में सुराख होता है और वो किस तरह की प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे
कैसे मैनेज किया जाता है, इस पर हम अपनी बार बात करेंगे। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे।